नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का पाठ 28 शुरू करेंगे, जो शिक्षण अभिक्षमता का अभी लेक्चर है। तो इसमें हम ये देखेंगे शिक्षण के तरीकों को निर्धारित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आप इसको अच्छे से करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण के तरीकों को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। शिक्षण अभिक्षमता का बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है ये वाला। फिर इसके बाद हम आगे के यूनिट भी स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए इसको अच्छे से समझते हैं क्या है। फ्रेंड्स देखिए, शिक्षण के तरीकों को निर्धारित करने वाले कारक, यानी कि जो शिक्षण के तरीके हैं, ठीक है, वो कैसे निर्धारित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, वो किस हिसाब से पढ़ाएगा, तरीके क्या क्या होने चाहिए, बच्चे कैसे समझेंगे, ये सारे तरीके किस में आएंगे, इसमें आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। देखिए, पहला है निर्देशात्मक उद्देश्य। निर्देशात्मक उद्देश्यों का उपयोग प्रक्रियाओं और अपेक्षित परिणामों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह सीखने का परिणाम है। शिक्षण पद्धति प्रायोगिक और प्रदर्शनकारी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है कि यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए कि जो शिक्षण दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो किस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, वो परिणामों का वर्णन होना चाहिए, उसमें सीखने का परिणाम होना चाहिए। यानी कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उससे वो क्या बनेंगे, उनके वो कहाँ जाके आगे ज़िंदगी में काम आएगा, उनको इसके लिए बताया जाता है कि आपके यहाँ पे काम आएगा। यानी कि अगर एक स्कूल या एक कॉलेज में किसी बच्चे को जो कुछ पढ़ाया जाता है, आगे पूरी ज़िंदगी में उसके वही पढ़ाई उसके काम आएगी, उसी हिसाब से वो कुछ ना कुछ आगे जाके बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीखने का परिणाम ये हो गया। तो इन्होंने इसमें ये भी आ सकता है कि इनकी जो पढ़ाया जाता है, इनकी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं, वो इस हिसाब से दिए जाते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, वो बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हर एक जो कॉलेज स्कूल है, उनके अपने इंस्ट्रक्शन, उसके अपने निर्देश होते हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो गया, पीएसईबी बोर्ड हो गया। ठीक है, ये सारे अलग अलग बोर्ड्स हैं, इनके सबके निर्देशात्मक उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम सामग्री की उपलब्धता। देखिए, शिक्षण सहायक निर्देशात्मक उद्देश्य और शिक्षण विधि से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, शिक्षण पद्धति का उपयोग करने जा रहे शिक्षण सहायता के प्रकार से निर्धारित होता है। उदाहरण, यदि शिक्षक एक मानचित्र का उपयोग करता है तो व्याख्यान या समूह चर्चा हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, अगर शिक्षण के तरीका है जो उसको निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शिक्षण और अधिगम। ठीक है, कि सामग्री, यानी कि टीचर और लर्नर की, जो स्टूडेंट की जो सामग्री है, उसकी क्या उपलब्धता है। यानी कि टीचर अगर क्लास में कोई चीज़ करवाने जा रहा है, क्या वो अपने हिसाब से करवा पाएगा। यानी कि उसने, अगर उदाहरण यहाँ पे दिया है कि अगर वो मानचित्र का उपयोग करता है, इनके वो मैप या मानचित्र का उपयोग करता है, तो पूरा समूह उसके ऊपर चर्चा करेगा। अब मान के चलिए कि उसके पास मानचित्र हो ही ना, तो वो क्या करेगा, है ना। अगर क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद चौक नहीं है लिखने के लिए, वाइट बोर्ड लगा है, उसके बाद मार्कर नहीं है लिखने के लिए, तो कैसे समझा पाएगा,
है ना। अगर उसके पास चौक है, मार्कर है, सब कुछ है, वो बच्चों को आसानी से करवा पाएगा। यानी कि जो शिक्षण की सामग्री होनी चाहिए, अधिगम की सामग्री, शिक्षक पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए बुक ही नहीं है तो क्या होगा, उनको समझ नहीं आएगा। अगर शिक्षक के पास चौक हो, मार्कर हो, पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध हो, स्टूडेंट के पास यानी कि अधिगम के पास या लर्नर के पास, छात्रों के पास अगर उनके पास बुक्स वगैरह होंगी, वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। या मानचित्र अगर वो टीचर समझा रहा है, स्टूडेंट के पास भी मानचित्र होगा तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें ये होता है कि शिक्षण और अधिगम सामग्री की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है एक दूसरे को समझने के लिए। अगला है शिक्षक योग्यता और वरीयता। देखिए, शिक्षण पद्धति को संभालने के लिए शिक्षक की क्षमता से निर्धारित होता है और अनुभवी। एक शिक्षक को अपनी अनुभव, क्षमता और पसंद से संबंधित एक विधि का चयन करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक की जो योग्यता है बहुत ज़्यादा जो होती है वो निर्धारित करती है कि शिक्षण कैसा होने वाला है, शिक्षक का अनुभव कैसा है, शिक्षक की क्षमता कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे वो कोई ना कुछ ही करवा सकता है। आप ये देखिए, अगर शिक्षक के पास अनुभव होगा पढ़ाने का, वो नई से नई चीज़ें ला के देगा। यानी कि चाहे सिलेबस, देखिए अगर होता क्या है कि जैसे बुक में टीचर और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को या शिक्षक छात्रों को किताब से पढ़ा रहा है, अभी उसको अनुभव है बहुत ज़्यादा कि हाँ ये इसमें गलती हो जाए। जैसे ये मान के चलिए कि बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, अगर बुक में कुछ एरर है, कुछ गलती है, अगर शिक्षक अनुभवी होगा तो वो उस गलती को पहचान लेगा, तो उसको वो अच्छे से करवा देगा। अगर शिक्षक अनुभवी नहीं है तो वो ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे बुक में है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए। जो चीज़ शिक्षक को दी जा रही है पढ़ाने के लिए, क्या वो उसके काबिल है, क्या उसको वो आती है, तो तभी ये शिक्षण जो है वो अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड, शिक्षक की योग्यता निर्धारित करती है, उसका अनुभव निर्धारित करता है कि शिक्षण नीति कैसे होनी चाहिए। ठीक है। समाज का सांस्कृतिक पहलू, देखिए नैतिक मुद्दों से संबंधित है। कुछ अन्य नैतिकता और धर्म लड़कों और लड़कियों के मिश्रण को प्रतिबंधित करते हैं, तो यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली विधि समूहों में छात्रों को रोकती है। देखिए, समाज का सांस्कृतिक पहलू भी जो है इसको निर्धारित करता है। देखिए, हमारे समाज में क्या है कि कई जगह तकरीबन सभी जगह पे लड़के लड़कियों के लिए इकट्ठे स्कूल हैं, दोनों को समान शिक्षा दी जाती है। कई जगह पे ऊपर लड़कों के लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में धर्म है वो उसमें लड़के और लड़कियों को इकट्ठे पढ़ने की इजाज़त कई बार नहीं देते, तो उसके लिए अलग अलग स्कूल बनाने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि समाज का सांस्कृतिक पहलू ध्यान में रखते हुए भी जो शिक्षण है उसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि शिक्षण तो हमने देना ही है, पढ़ाना तो हमने है ही है, पर ये होता है कई बार इकट्ठे लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है, कई बार क्या होता है कि लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग से पढ़ाया जाता है। काम एक ही है, पढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की आयु। देखिए, आयु से संबंधित चयनित प्रत्येक विधि किशोरों को प्रयोग और प्रदर्शन में बहुत रुचि है, जबकि व्याख्यान उन्हें बोर कर सकते हैं। देखिए, आयु सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति की, जो शिक्षार्थी की जो उम्र है वो आयु से संबंधित। देखिए, हर एक का, स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है। छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसका तरीका अलग है, उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ आएगी। जो बड़ा बच्चा है उसको अलग से चीज़ समझ आएगी, स्कॉलर है उसको अलग से समझ आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम स्कूल लेवल देखें, कॉलेज लेवल देखें, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल देखें, तो उसमें क्या है, सभी का जो तरीका है, जो शिक्षार्थी उसकी आयु जो है उसके हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। क्योंकि देखिए कि जो उनको चीज़, छोटे बच्चे को चीज़ जल्दी समझ में आएगी, बड़े बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है किशोरों को प्रयोग। जब किशोर होते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको प्रयोग और प्रदर्शन में रुचि होती है, यानी कि जो प्रैक्टिकल लेवल होता है उनको बहुत उसमें रुचि होती है, जबकि लेक्चर मेथड उनको बोर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो बच्चे स्कूल में होते हैं उनको जो प्रैक्टिकल लेवल करके दिखाया जाए तो उनको वो अच्छा लगता है, जबकि व्याख्यान उन्हें बोर करता है, यानी लेक्चर मेथड उन्हें बोर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षार्थी की आयु के अनुसार उनकी पसंद नापसंद होती है। यहाँ पे बच्चों को प्रयोग के बजाय अवधारणा, कार्टून द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है। ये कहना है कि सीखने वालों का संज्ञानात्मक डोमेन उपयोग की गई विधि से प्रभावित होता है। एक शिक्षार्थी मस्तिष्क
समझ का उपयोग तेजी से प्रासंगिकता विधि पर निर्भर करता है, जो उसकी उम्र पर निर्भर कर सकता है। देखिए वही बात है, हमने माना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, उनको कार्टून वगैरह दिखा के पढ़ाया जाता है जो उनको आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है, वो उनको वहाँ पे रुचि है कि कार्टून बना के दिखा दिया या कार्टून जो है हो गए, उनको वो प्रभावित करता है छोटे बच्चों को, उनको आसानी से समझ में आता है। अब जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो किशोरावस्था में हैं, तो वो किशोरावस्था के बच्चे, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, प्रदर्शन विधि से समझाना पड़ता है, लेक्चर मेथड बोर करता है उनको। अब उसके बाद जब उसका कॉलेज लेवल आता है वहाँ पे लेक्चर मेथड आता है। तो हो गया ना, देखिए पहले छोटा बच्चा कार्टून के द्वारा पढ़ाया जाता है, किशोरावस्था में से प्रैक्टिकल लेवल, अब कॉलेज लेवल पे उसे व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है। तो ये आयु से संबंधित है, इनकी अलग अलग आयु की स्टेज पर अलग अलग तरीके शिक्षण के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि छात्र को क्या चाहिए। अलग अलग छात्रों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, कुछ तनाव, प्यार की कमी, आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं। उपयोग की जाने वाली विधि का बड़ा प्रभाव है कि छात्र कैसे व्यवहार करते हैं, उनके बारे में स्वतंत्र महसूस करते हैं। किसी भी शिक्षण पद्धति या व्यवहार परिवर्तन के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता उस डिग्री से प्रभावित होती है जिस पर छात्र की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। देखिए छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, अब देखिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है कि जो छात्र है वो कैसे सोच रहा है, उसका मनोविज्ञान यानी कि वो अंदर से कैसा है वो। ठीक है, देखिए जो अलग हर एक का जो मनोवैज्ञानिक लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबका अलग अलग लेवल है, सोचने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, हर काम अलग है। देखिए इसमें होता है कि छात्रों को क्या चाहिए, यानी कि अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, आप देखिए कि शिक्षक क्लास में एक समान पढ़ाता है, वही बच्चे पढ़ के कुछ फर्स्ट भी आते हैं, कुछ पास कर लेते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। अब पढ़ाने वाला शिक्षक तो एक ही है, पर मनोवैज्ञानिक लेवल का फ़र्क हो गया, जहाँ पे बच्चों को कुछ कुछ को समझ में नहीं आया, कुछ को समझ में आ गया। जिनको समझ में आया वो पास करके, जिनको नहीं आया वो फेल हो गए। अब उसमें होता क्या है, कुछ को तनाव होता है, प्यार की कमी होती है, टीचर के ऊपर प्यार की कमी कैसे, जैसे शिक्षक जो है बच्चों को कुछ करवा दिया तो उसके ऊपर बर्डन हाई के टेस्ट करके आना ही है। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनकी तरफ से भी उनके ऊपर तनाव रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से उनकी जो देखिए फिर आते हैं आर्थिक समस्याएं। ठीक है, यानी कि आर्थिक समस्या के कारण कई क्या होता है कि कई बच्चे पढ़ नहीं पाते। अभी आप देखिए कि जो यूजीसी नेट है, आर्थिक समस्या के कारण कई बच्चे इसकी कोचिंग ले नहीं पाते। फिर उनके दिमाग में होता है कि हाँ, अगर हम अच्छे से पढ़ लेते, अगर हमें कोचिंग मिल जाती तो आज हम पास हो जाते। तो इसी वजह से हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया कि ताकि जो बच्चे आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं वो नहीं कर पाते तो वो फ्री में लेक्चर देखें। तो अब जो पहले बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, अब हमारा वो लेक्चर देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, हमारा लेक्चर देखें, अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको ये हो गया ना कि हाँ हमने किया तो हम पास हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये है कि जो छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो शिक्षण को निर्धारित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी देश का शैक्षिक दर्शन, देखिए इसमें क्या है, किसी देश का शैक्षिक दर्शन क्या है, किसी देश का शिक्षा दर्शन वह है जो राष्ट्र को अपने लोगों की बेहतरी की दिशा में क्रांति के विचार के रूप में देखता है। यह उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सामग्री और किसी देश के उद्देश्य से मिलता है। देखिए हर एक देश का जो एजुकेशन लेवल है वो अलग अलग है। आप देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, इंडिया में यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि हर एक देश में जो शैक्षिक दर्शन, जो शिक्षा प्रणाली है, वो अलग अलग तरह की पाई जाती है। पाई तो सभी में जाती है पर अलग अलग तरह की है। इंडिया में, भारत में शिक्षा का अलग स्थान है, देश में अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है। तो हर एक देश ये चाहता है कि उसका जो देश है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि आप देखिए कि शिक्षा के बिना इंसान जानवर की तरह है, ये सभी मानते हैं। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, इंसान को समझ आती है, इंसान समाज में उठने बैठने के लायक होता है। तो शिक्षा के माध्यम से क्या होगा, वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अपनी सामाजिक सामग्री को पूरा करेगा, उससे उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड, शिक्षा वो माध्यम है जिससे आर्थिक समस्या देखिए आर्थिक उद्देश्य क्या है कि अच्छा पढ़ लिख के, कहते हैं ना, पढ़ लिख के ये डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो। जिससे क्या होगा कि अब एक अनपढ़ बंदा कई बार क्या होता है कि मजदूरी, है ना, वो क्या करेगा, दिन की दिहाड़ी वगैरह करेगा, मजदूरी करेगा। तो अगर वो बंदा पढ़ लिख जाए, अच्छे से काम करे,
तो उसकी जो आर्थिक आवश्यकता है वो पूरी होने लगेगी, वो अच्छी सैलरी होगी, अच्छी इनकम होगी, काफ़ी कुछ होगा, तो उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। राजनीतिक, यानी कि इसको अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हमारे राजनीतिक सिस्टम में आए, मंत्री बने, तो वो कई अच्छे जाके प्लान बनाएगा, नीतियाँ बनाएगा, जिससे देश भी आगे बढ़ेगा। सामाजिक सामग्री, वही समाज में कैसे उठना बैठना रहना है, क्या क्या होना चाहिए, तो वो भी ये देखता है। यानी कि शिक्षा किससे क्या होगा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सामग्री जो है, इसी का उद्देश्य किससे पूरा होगा, शिक्षा के दर्शन से। किसी देश की तरक्की बहुत जल्दी हो रही है, हम वहाँ पे कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल, जो शिक्षा का दर्शन, जो शिक्षा है, बहुत ज़्यादा आगे है। तो किसी देश में देश बिल्कुल पीछे है, उसमें शिक्षा की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा व्यवस्था। पाठ्यक्रम निर्धारित परीक्षा के प्रकार और मोड को निर्धारित करता है। इससे शिक्षक के शिक्षण पद्धति का चयन करने का तरीका प्रभावित हुआ। कई शिक्षकों ने निबंध प्रश्नों के उत्तर, व्याख्यान को प्राथमिकता दी। इन सभी पद्धति को परीक्षा के प्रकार के कारण पसंद किया गया है। देखिए, परीक्षा व्यवस्था क्या है, अब जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है, वो निर्धारित करता है कि परीक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए। अगर सिलेबस बहुत, आप देखिए कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि वो इसको कई भागों में तोड़ना पड़ता है, यानी कि एक ही बार में बच्चे में बढ़ा नहीं जा रहा। आप स्कूल में देखिए, मंथली टेस्ट भी होते हैं, है ना, मंथली भी होते हैं, वीकली भी होते हैं, फिर बाद में 3-3 महीने बाद होते हैं, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद। तो यानी कि जो उनका जो सिलेबस है, उनको तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है, कि ताकि बच्चे के ऊपर एकदम से भार ना पड़े, बर्डन ना पड़े, बच्चे इसको आसानी से कर पाए। आप ये देखिए कि अभी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, 6-6 महीने का, आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है, कि ताकि बच्चे इसको आसानी से कर लें। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शिक्षण पद्धति का तरीका होगा। शिक्षण पद्धति वही कि मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट में 20 लेसन है, अभी एक महीने में 20 लेसन तो आएंगे नहीं, उनके 2 लेसन करवाए जाते हैं, फिर अगले महीने में 4 लेसन। फिर होता क्या है कि जब साल का एंड आ जाता है, तो उनको फाइनल परीक्षा जब उनसे ली जाती है, तो उनको पूरा का पूरा सिलेबस आता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें निबंध प्रश्न भी होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न भी होते हैं, कि ताकि बच्चों का पहलू जान सके कि क्या बच्चों को लेंथ वाइज समझ में आया, क्या बच्चों को ऐसे समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो बच्चों को सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, क्या बच्चों को वो सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए, इसमें ये देखा जाता है। कक्षा का आकार, देखिए यहाँ जो बताया गया है कि वह कक्षा में छात्रों की संख्या, शिक्षार्थी के बड़े समूह। अब आता है इसमें कक्षा का आकार। यहाँ जो बताया गया है कि वह कक्षा में छात्रों की संख्या, शिक्षार्थियों के बड़े समूह को व्याख्यान विधि द्वारा पहुंच जाता है, जबकि अन्य विधियां छोटे समूहों पर अधिक लागू होती हैं। देखिए, कक्षा का आकार क्या है कि कक्षा जितनी बड़ी होगी, उसमें शिक्षण का तरीका अलग होगा। बहुत बड़ी कक्षा होगी 200-250 बच्चों की, तो शिक्षक को अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। छोटी कक्षा होगी तो उसको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो कक्षा का अगर बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, व्याख्यान विधि, यानी कि जो से लेक्चर मेथड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर छोटे छोटे समूह होंगे, उसको अलग से तरीके से पढ़ाया जाएगा। मान के चलिए क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो उनको होता क्या है, व्याख्यान विधि द्वारा समझाया जाता है, लेक्चर मेथड। ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। देखिए, कक्षा का आकार निर्धारित करता है कि शिक्षण की पद्धति कैसी होनी चाहिए। उसके बाद समय सीमा, देखिए समय आवश्यक कारक है जो उस विधि को निर्धारित करता है जो संपर्क प्रस्तुत करने वाला शिक्षक करता है। यह लाभ और नुकसान पर निर्भर करता है। व्याख्यान विधि समय बचत विधि है, जबकि प्रयोग समय लेने वाला है। इसलिए शिक्षक को अपनी सामग्री खत्म करने के लिए उस समय के लिए प्रासंगिक विधि का चयन करना चाहिए जो उसके पास है। देखिए, समय समय बहुत आवश्यक है। अब शिक्षक को यह देखना चाहिए कि उसको इतने समय में कैसे पढ़ाना है। आप देखिए कि जो इतना लंबा सिलेबस है, उसको पता है मेरे को ये साल में ख़त्म करना है, पर वो दिन में कैसे पढ़ाए, वो जल्दी ख़त्म करे। आप देखिए कि उसको पता है कि 2 महीने बाद इनके एग्ज़ाम होने या मंथली टेस्ट होने वाले हैं, तो उस मंथली टेस्ट में कितने चैप्टर आएंगे, कितने पार्ट आएंगे, उसको वो पढ़ाता है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जो शिक्षक है वो ये दिखेगा कि बच्चों को कैसे लाभ होगा, कैसे नुकसान होगा। वो कितना अगर ज़्यादा पढ़ाए तो नुकसान हो जाए, कितना कम पढ़ाए लाभ होगा, वो अपने हिसाब से पढ़ाता है। अब देखिए, जो व्याख्यान विधि है यह समय बचत विधि है। यहाँ पे लिखा है व्याख्यान विधि समय बचत विधि है, जबकि प्रयोग समय लेने वाला है। अब टीचर अगर हर बात को
प्रयोग करके दिखाए तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा, जिससे बच्चों का सिलेबस है वो जल्दी से नहीं हो पाएगा। जबकि जो व्याख्यान विधि है, जो लेक्चर मेथड है, वो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको ये चयन करना होगा कि कितनी सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर वो कितना खुद से पढ़ाए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब वो देखते हैं ना कि इतने समय में उसको कैसे कैसे कवर करना है, तो समय सीमा भी होनी चाहिए। सामग्री की प्रकृति, जो कुछ सिखाया जाता है उसकी प्रकृति उपयोग की गई विधि निर्धारित करती है। विषय के कुछ प्रत्यक्ष शिक्षण की एक निश्चित विधि से संबंधित है। उदाहरण के लिए इतिहास विषयों को कहानी कहकर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि रसायन विषयों को, विज्ञान के विषयों को प्रयोग प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए, सामग्री की प्रकृति निर्धारित करती है कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय, वो कैसा होता है। आप देखिए कि जहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, उदाहरण दिया है कि जो इतिहास है, अगर इतिहास में हम अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो कहानी के रूप में किसी चैप्टर को समझा दिया जाता है। किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो कहानी के रूप में समझा देगा। जबकि दूसरी तरफ जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें जो बातें, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको प्रयोग करके दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ वाकई ही ऐसी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये होगी सामग्री की प्रकृति, यानी कि जो विषय की सामग्री की प्रकृति है वो निर्धारित करती है। तो लास्ट है छात्र सीखने की शैली। देखिए, यह सीखने की छात्र शैली है। खुद सीखने की इस शैली में दूसरों को देखकर सुनकर तुरंत सीखते हैं, जबकि दूसरों को स्पर्श करके दिखाना पड़ता है। तो इन सभी शैलियों को अलग अलग शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है। आप देखिए कि छात्रों की सीखने की शैली अलग अलग होती है। कुछ छात्रों को कैसे समझ में आएगा, कुछ को कैसे समझ में आएगा, है ना। तो उसमें क्या है कि जो कुछ छात्र, अगर शिक्षक किसी को पढ़ा रहा है तो उनको तुरंत जो सुनकर समझ में आएगा हमें ये आज हमने क्या पढ़ा है। तो कई बार क्या है कि लिखकर या दूसरों को स्पर्श करके बताना होता है कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखाना पड़ता है कि हाँ हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे से होता है। ठीक है, इनकी तरीका हो गया ना अलग अलग। अब दो बच्चे हैं जिसका अलग अलग शैली है पढ़ने की, है ना। अब आप वीडियो का एग्जांपल ले लीजिए, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप मेरी एक बातों को कई समझ लेंगे अच्छे तरीके से, हमें समझ में आ गया। तो कईयों को बस पढ़ के देखना होता है कि उनको पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि छात्र सीखने की शैली जो है अलग अलग होते हैं, जो महत्वपूर्ण कारक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट कारक देखे। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी ख़त्म करेंगे इसको, जल्दी से टीचिंग एप्टीट्यूड को, शिक्षण और क्षमता को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।